लड़के की माँ ने लड़की की माँ से कहा, सौम्या जी बहुत देर हो गई है, अब तो आप हमें हमारी होने वाली बहू दिखा दीजिए। सौम्या जी ने कहा, जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ नीमा को। नीमा अपने कमरे में थी। उसे उसका भाई सोनू तैयार कर रहा था। सोनू नीमा से कहता है, ऐसा तैयार किया है मैंने तुझे कि तेरे होने वाले पति के तो होश ही उड़ जाएंगे तुझे देखकर। वैसे फिर भी तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं दिख सकती। नीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दे तू तो भाई। सोनू ने कहा, क्या रहने दे, सच्ची बोल रहा हूँ, तुम मुझसे अच्छी दुल्हन बन ही नहीं सकती। सोनू ने नीमा को छेड़ते हुए कहा, वैसे तेरे ससुराल वालों की पसंद भी काफ़ी अच्छी है। इस बात पर नीमा शर्माने लगी तो सोनू ने शरारत से कहा, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस शादी के लहंगे की बात कर रहा हूँ। यह कहकर सोनू खुद आईने के सामने खड़ा होकर उस लहंगे की ओढ़नी को अपने सर पर रखने लगता है। इतने में उनके कमरे में सौम्या जी आ जाती है। उन्हें देख सोनू झट से उस ओढ़नी को समेटकर साइड में रख देता है। सौम्या अपनी बेटी नीमा को देखकर कहती है, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। अब चलो, लड़के वाले इंतज़ार कर रहे हैं। नीमा अपनी माँ के साथ अपने कमरे से बाहर जाती है। नीमा सभी के लिए चाय लेकर गई। लड़के वालों ने नीमा को देखा। नीमा की होने वाली सास शकुंतला जी ने कहा, अब एक काम करते हैं, जल्दी से सगाई की डेट फिक्स कर लेते हैं ताकि नीमा हमारी हो जाए। उनके इस बात पर उनके पति कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर वो नीमा के पापा से पूछते हैं, तो अशोक जी आपका क्या कहना है। उनकी इस बात पर नीमा के पापा ने कहा, जी हमें भी ये रिश्ता मंजूर है और सगाई की डेट तो जैसा आपको ठीक लगे आप बता दीजिएगा। शकुंतला जी के पति ने कहा, जी ठीक है। वैसे आपकी दोनों बिटियाँ नहीं आई। नीमा के पापा ने कहा कि उनके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसलिए वो नहीं आ सकी, लेकिन शादी में ज़रूर आएगी। इतने में सोनू सबके लिए नाश्ता लाता है। वो नाश्ते की प्लेट जैसे ही टेबल पर रखता है, उसके हाथों की लाल लाल चूड़ियाँ लड़के वालों को दिख जाती है। तभी लड़के की माँ कहती है, ये क्या घटियापन है। नीमा के पापा ने कहा, क्या हुआ बहन जी। लड़के की माँ उठकर सोनू के पास जाती है और उसके हाथों की चूड़ियाँ सबको बताते हुए कहती है, ये क्या है, लड़का होकर चूड़ियाँ पहनता है, कैसा बेटा है आपका। अगर आपका बेटा ऐसा है तो आपकी बेटी भी ऐसी ही होगी। नीमा की माँ और पापा दोनों उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के वाले उनकी एक भी बात नहीं सुनते और ये कहते हुए कि नहीं करनी हमें ऐसे घर में शादी, उनके घर से बाहर चले जाते हैं। लड़के वालों के घर से चले जाने के बाद नीमा के पापा ने सोनू को एक ज़ोरदार एक थप्पड़ लगा दिया और उसे कहने लगे, ये क्या भूत सवार है तुझ पर औरत बनने का। लड़का है तू लड़का, कितनी मन्नतों से 3 लड़कियों के बाद पैदा हुआ है तू। अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर लड़की बनेगा तो जन्म लेते ही मार देता मैं तुझे। सोनू ने रोते हुए कहा, पापा आप मुझे भी तो समझिए ना। उसके पापा ने फिर कहा, कुछ नहीं समझना मुझे, मर्द है तू मर्द। अरे तुझे मेरा वंश आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएगा तू। कितना इंतज़ार था मुझे लड़का पैदा होने का और उसी चक्कर में मेरी 3 बेटियां पैदा हो गई। लेकिन जब तू पैदा हुआ था ना तो मैं अपने सारे गम भूल गया था। तूने मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। आज मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसके पापा उसे बहुत मारते हैं। सोनू की माँ उसे बचाने आती है तो नीमा के पापा अपनी पत्नी से कहते हैं, ये सब तुम्हारा किया धरा है, कैसा बेटा पैदा किया है तुमने। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, समझा लो इसको। नीमा की माँ ने रोते हुए कहा, आप छोड़ दीजिए इसे, मैं समझा दूंगी इसे। ये सुनकर नीमा के पापा वहाँ से चले जाते हैं। नीमा की माँ सोनू को ज़मीन से उठाती है और कमरे में ले जाती है। वहाँ कमरे में रोते हुए सोनू नीमा से कहता है, सॉरी नीमा, मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट गया। नीमा ने कहा, नहीं सोनू ऐसा मत बोल। तभी नीमा की माँ ने नीमा से कहा, नीमा जा जाकर गर्म पानी और तौलिया लेकर आ, मेरे बेटे को बहुत चोट लगी है। सोनू ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ पापा को समझाओ ना। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब समझ सकती हूँ, तू जैसा भी है ना, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बस इतना पता है कि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बेटा मैं तेरी माँ होकर भी तेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं समझा सकती और तुझे पता है ना कि मैं उनके खिलाफ़ भी नहीं जा सकती हूँ। मैं तुझे कैसे समझाऊँ कि मैं किस तरह से बुरी फंसी हुई हूँ। मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता जब वो तुझे इतना मारते हैं। यह कहकर सोनू की माँ बहुत ज़ोरों से रोने लग जाती है। सोनू उन्हें अपने गले से लगा लेता है। कुछ देर बाद रात के समय जब सोनू घर के बाहर बैठा होता है तो वहाँ उसका दोस्त विनय उससे मिलने आता है।
विनय सोनू के घर के पास ही रहता है। विनय सोनू को इस तरह उदास और रोता हुआ देखकर कहता है, सोनू, तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मार खाते समय तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ मेरे घर तक आती है। कितनी बार सोचा कि तुम्हारे घर आ जाऊं, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गया। ये सुनकर सोनू विनय को गले लगा लेता है। सोनू फिर विनय से कहता है, विनय, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। विनय ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन घर वाले कभी नहीं समझेंगे। ये सुनकर सोनू ने विनय से कहा, ये समाज और मेरे घर वाले ना ही कभी समझे थे और ना ही कभी समझेंगे हमें। विनय ने कहा, तो क्या करना है सोनू? सोनू ने कहा, मुझे लड़की बनना है, ऑपरेशन करवाना है। विनय ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर वाले? सोनू ने कहा, वो अभी भी वही कह रहे हैं और बाद में भी वही कहेंगे। वो मुझे लड़का बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। हम गलत नहीं हैं विनय, और ये हमारा भगवान जानता है। विनय ने कहा, हाँ सोनू, सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनू ने कहा, लेकिन विनय, इसमें बहुत पैसे लगेंगे और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? विनय ने कहा, तुम फिक्र मत करो सोनू, पैसे मैं लगाऊंगा। सोनू ने विनय से गले लगकर कहा, तुम मेरा कितना साथ दे रहे हो विनय, और ऐसा तो एक जीवन साथी ही करता है। सोनू ने विनय से पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे? विनय ने जवाब दिया, हाँ। कब करनी है शादी, तुम ये बोलो। सोनू ने कहा, ऑपरेशन के तुरंत बाद हम शादी कर लेंगे। कुछ दिनों बाद सोनू ने अपना ऑपरेशन करवा लिया था। अब वो पूरी तरह से लड़की बन चुका था। उसने और विनय ने अब शादी भी कर ली। शादी के बाद सोनू और विनय सोनू के घर उसके माँ पापा से आशीर्वाद लेने जाते हैं। सोनू के पापा ने उन दोनों को शादी के कपड़ों में देखकर उनसे पूछा, सोनू, ये सब क्या नाटक है? सोनू ने जवाब दिया, पापा, हम दोनों ने शादी कर ली है, हम दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। तभी उसी वक्त सोनू के पापा ने उसे कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। सोनू के पापा ने उससे कहा, मैं तुझे अपनी शान समझता था, लेकिन आज तूने सारे समाज के सामने मेरी नाक कटाकर रख दी है। सोनू ने कहा, आपको आपके बेटे से ज़्यादा समाज की पड़ी है। पापा, आप मुझे तो समझिए, मैं ऊपर से भले ही एक लड़का हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक लड़की ने जन्म लिया है, और अगर मैं लड़की नहीं बनता तो कब का आत्महत्या कर लेता। सोनू के पापा ने कहा, तो कर लेता आत्महत्या, या फिर अच्छा होता कि तेरे पैदा होने पर मैं ही तेरा गला घोट देता। एक तो 3-3 लड़कियाँ, ऊपर से तू। अरे श्राप लगा है मुझे इन लड़कियों की वजह से। अब तो इसकी शादी होना भी मुश्किल है, बोझ बनकर बैठी रहेगी मुझ पर। विनय ने कहा, कैसे पिता हैं आप? बेटियों को बोझ समझते हैं और बेटे को आप समझते नहीं। विनय की इस बात पर सोनू के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, चुप कर तू, समाज सुधार का काम करता है ना तू, तो सबसे पहले तुझे सुधरने की ज़रूरत है। सोनू ने कहा, पापा, आपको जो कुछ भी बोलना है वो मुझे कहिए, मेरे पति को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे समझा है। सोनू की इस बात पर उसके पापा उसे फिर से एक थप्पड़ मारते हैं। इस पर विनय कुछ बोलता, लेकिन इससे पहले ही सोनू के पापा ने उसे भी एक थप्पड़ मार दिया। वहाँ आसपास खड़े लोगों में से एक औरत ने कहा, भाई साहब, आप बुरा मत मानिए, लेकिन लगता है आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इलाज करवाना था आपको जब आपको ये सब पता चला था। अब कुछ नहीं हो सकता, देर कर दी आप लोगों ने। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि बेटा हो ही ना। उन लोगों की ऐसी बात पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, सही कहा इन्होंने, चला जा यहाँ से, मर गया तू मेरे लिए। अगर दोबारा इस चौखट पर लौट कर आया तो मेरा मरा मुँह देखेगा तू। ये सब सुनकर सोनू और विनय वहाँ से चले जाते हैं। वे दोनों अब विनय के घर जाते हैं। विनय ने अपना घर दूसरी जगह चेंज कर लिया था, जहाँ वह केवल अकेला ही रहता था। घर पहुँचते ही विनय ने सोनू को दरवाजे पर ही खड़ा रखा और खुद अंदर गया और अंदर से आरती की थाल और चावल से भरा कलश लाया। फिर सोनू का अच्छे से नई नवेली दुल्हन की तरह स्वागत किया और उसका गृह प्रवेश करवाया। एक सप्ताह बाद सुबह विनय अपनी फाइल को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, सोना जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। तभी सोना उसके पास आती है। विनय उसे देखकर कहता है, जल्दी करो सोना, मुझे देर हो रही है, जल्दी नाश्ता लगाओ। सोना ने विनय का हाथ पकड़कर प्यार से पूछा, क्या हुआ विनय, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
विनय ने कहा, अरे होना क्या है, माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है अपना। सोचा था कि आज मिलने ले जाऊंगा मैं तुम्हें उनसे, लेकिन वह तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। सोना ने कहा, थोड़ा वक्त दीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। विनय ने सोना की बात को काटते हुए कहा, बस यार तुम चुप रहो, पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है, और ख़राब मत करो। जाओ जाकर चाय नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। सोना ने कहा, ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ नाश्ता। इतना कहकर सोना विनय के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। नाश्ते को देखकर विनय बोलता है, ये क्या है, जला हुआ नाश्ता? तुम्हें 1 सप्ताह हो गया है, तुम्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आया, तुम ही खाओ इसे। सोना ने कहा, सॉरी, मैं अभी दूसरा पराठा बनाकर लेकर आती हूँ। विनय ने कहा, नहीं, तुम रहने दो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं बस चाय पी के जा रहा हूँ। इतना कहकर विनय चाय पीने लगता है। चाय का एक घूंट पीते ही वह बोल पड़ता है, ये क्या है, इतनी बेकार चाय, औरत को कम से कम चाय तो बनानी आनी चाहिए ना। सोना ने कहा, मैं अभी अभी ही तो औरत बनी हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। थोड़ी देर में विनय अपने ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलता है। तभी वह एक लड़की को अपने घर के बाहर देखता है। उस लड़के को देखकर विनय अपनी पत्नी सोना से कहता है, तुम अंदर ही रहना, घर से बाहर मत निकलना, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। सोना घर के अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर विनय उस लड़के से कहता है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। कुछ देर बाद विनय अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर जाता है। विनय की माँ ने विनय से कहा, अब क्यों आया है तू यहाँ? विनय ने कहा, माँ, आप मुझसे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? विनय की माँ ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और वैसे भी आजकल तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जब से उन्हें तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चला है। बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे। तुम्हारी शादी होगी, तुम हमें पोता पोती का सुख दोगे, लेकिन तुमने तो हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। विनय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दूंगा आपको पोता पोती का सुख। विनय की माँ ने कहा, कैसे? जिसके साथ तूने मुंह काला किया है ना, वो देगा तुझे बच्चा। बेटा, तू जितने चाहे ऑपरेशन करवा ले, लेकिन वह तुझे कभी बच्चा नहीं दे पाएगी, और ना ही तुझे बाप बनने का सुख दे पाएगी। शाम के समय जब विनय अपने घर पर आता है, तब देखता है कि सोना घर पर नहीं थी, तो वह थोड़ी देर तक उसका इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद सोना जब अपने घर आती है, तो विनय उससे पूछता है, इतनी सज धज कर कहाँ गई थी? सोना ने जवाब दिया, मैं सब्ज़ी लेने गई थी। सोना थोड़ी उदास सी लग रही थी, तो विनय ने पूछा, क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? तब सोना ने विनय को बताया कि वह सब्जी वाला मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा था और मुझे छेड़ रहा था। इस बात पर विनय ने सोना को कसकर एक चांटा लगाया। सोना ने कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? विनय ने जवाब दिया, मैंने तुमसे मना किया था ना घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुझे तो मर्दों की बातें सुनने में मज़ा आने लगा है ना। जब से औरत बनी है तब से मर्दों को आकर्षित करने में लगी है। सोना ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, और मैं क्यों पराये मर्द के विचार अपने मन में रखूंगी? मैं तो बस सब्ज़ी लेने के लिए गई थी। विनय ने कहा, सब्ज़ी का बहाना मत दे मुझे। सोना ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए इंटरनेट पर सब्ज़ी की रेसिपी देखी थी, मैंने सोचा आपके लिए खाना बनाऊंगी तो आप खुश हो जाएंगे। सुबह भूखे पेट चले गए थे, इसलिए मैं सब्ज़ी लेने गई थी। विनय ने कहा, देखो कुछ भी हो, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। रात को विनय ड्रिंक कर रहा था। वो सोना को आवाज़ देता है, सोना बर्फ़ और सोडा लेकर आना। सोना धीरे धीरे से विनय के लिए बर्फ़ और सोडा लेकर आती है, तो विनय उसे देखकर कहता है, इतनी धीरे धीरे क्यों लेकर आ रही है? सोना ने कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। विनय ने कहा, तो क्या हुआ, चल बैठकर शराब पी मेरे साथ। सोना ने कहा, नहीं, मैं नहीं पी सकती, डॉक्टर ने मना किया है कुछ वक्त के लिए। विनय ने कहा, तेरा पति मैं हूँ या फिर वो डॉक्टर? सोना ने विनय से कोई बहस नहीं की। उसने कहा, मैं सोने जा रही हूँ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। विनय ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और उसे कहने लगा, तेरा उस डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा है ना? उसकी इस बात पर सोना विनय से कहती है, पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है। विनय ने कहा, मुझे कुछ हो रहा है या फिर तुझे? अरे पति हूँ मैं तेरा, ये सिंदूर, ये गले में मंगलसूत्र
और यह हाथों में चूड़ियाँ, ये सब मेरे नाम की है। अब तो वही करेगी जो मैं चाहूँगा। ये ले शराब पी। सोना विनय को मना करती है, लेकिन विनय कहता है कि तू बच्चा तो मुझे दे नहीं सकती, तो फिर किस बात का परहेज। विनय की इस बात पर सोना उसे उदासी से देखने लग जाती है। फिर वह कहती है, विनय, मेरे शरीर में इतना बड़ा बदलाव आया है, कुछ वक्त तो लगेगा ना। और वैसे भी आप पहले से ही जानते थे कि मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी आपने मुझसे शादी की। विनय, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन हम बच्चा गोद तो ले सकते हैं ना। विनय ने कहा, क्यों लूँ मैं बच्चा गोद? अरे मर्द हूँ मैं अपना बच्चा पैदा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम यह है कि तू मुझे बच्चा नहीं दे सकती। इतना कहकर विनय सोना को ज़बरदस्ती शराब पिला देता है। अगले दिन सुबह उठते ही विनय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से सोना उसे कॉल करती है। वह उसे कहती है, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर आओ, डॉक्टर के पास चलना है। यह बात सुनकर विनय तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। वापस घर आते समय वह देखता है कि एक लड़का उनके घर के बाहर खड़ा है और वह खिड़की से सोना को देख रहा होता है। विनय उस लड़के को धमकाता है। वह उसे कहता है कि क्या कर रहा है तू यहाँ? आज के बाद अगर तू इस गली में दोबारा दिखा तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। चल निकल यहाँ से। विनय जब घर के अंदर जाता है तो सोना उसके पास जाती है। वह कहती है, विनय मेरी बात सुनो, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। लेकिन विनय उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे मारने लगता है। विनय सोना से कहता है, बदचलन औरत पराए मर्द को गंदे गंदे इशारे करती है और मैं जब तेरे पास आता हूँ तो पेट दर्द का बहाना करती है। वैसे तो मर्दों को रिझाती है तू। इतना कहकर विनय अपनी बेल्ट उतारता है और बेल्ट से सोना को मारने लगता है। सोना बहुत चिल्लाती है। सोना विनय से कहती है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन विनय उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सोना को बहुत मारता है। दूसरी तरफ सोना की बहन नीमा की शादी फिक्स हो जाती है। नीमा अपने पापा से कहती है, पापा क्या हम एक बार भाई से मिलने जा सकते हैं? फिर शादी के बाद क्या पता मैं अपने भाई से मिल भी पाऊँ या ना। नीमा की माँ ने भी अपने पति से कहा, सुनिए जी, आप प्लीज़ हमें एक बार उससे मिलने दीजिए। आप कहेंगे ना तो हम उसे घर भी नहीं बुलाएंगे, हम उसे बाहर ही मिलकर आ जाएंगे। नीमा के पापा ने कहा, ठीक है, तुम उससे बाहर जाकर मिल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वह शादी में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगले दिन विनय ऑफिस जाते वक्त सोना को घर के अंदर ही बंद करके जाता है। सोना विनय से कहती है, मुझे इस तरह बंद करके मत जाओ विनय। विनय ने कहा, यह ज़रूरी है क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, कहीं भी मुंह मारने निकल जाएगी तू। सोना ने विनय से कहा, मैं आपको धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन विनय सोना से कहता है, तो इसी लायक है, और उसे धक्का देकर खुद घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है। सोना अपने घर में रोती ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद सोना की माँ और बहन उससे मिलने के लिए उसके घर आती है, लेकिन उसके घर के दरवाजे पर ताला देखती है तो वो सोना को फ़ोन करती है। फ़ोन पर नीमा ने कहा, कहाँ है तू सोनू? हम तुझसे मिलने तेरे घर आए हुए हैं, लेकिन तेरे घर पे तो ताला लगा है। यह सुनकर सोना जल्दी से दौड़ते हुए घर के दरवाजे तक जाती है, लेकिन फिर यह सोचकर कि जिस हालत में वह है उसे उस हालत में वहाँ देखकर उसकी माँ और बहन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। वह दोनों क्या सोचेगी सोना के बारे में? यह सब सोचकर सोना अपनी बहन से कहती है, अब क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, तुम चले जाओ मेरे घर से, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इतना कहकर सोना फ़ोन कट कर देती है। सोना की माँ और बहन भी वहाँ से चली जाती है। उन्हें जाता हुआ सोना अपने घर की खिड़की से देखती रहती है और खूब रोती है। शाम को जब विनय घर आता है तब वह सोना से कहता है कि आज रात को मेरे दोस्त हमारे घर आ रहे हैं स्पेशली तुमसे मिलने, और हाँ, आज रात का खाना वह यहीं खाकर जाएंगे। उनके सामने तुम्हें ज़्यादा मचलने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने खाना रखना और चुपचाप अपने कमरे में चली जाना, और खाना मैं बाहर से ऑर्डर करूँगा। तुम्हारे हाथ का सड़ा हुआ खाना खिलाकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। रात को जब विनय के दोस्त उसके घर आते हैं तब सोना उनके लिए पानी का गिलास लाती है। विनय के दोस्त पानी पीते समय विनय से कहते हैं,
वाह विनय, तेरी तो किस्मत चमक गई। कितनी सुंदर बीवी लाया है तू। तेरी बीवी जैसी बीवी अगर हमें मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाए। थोड़ी देर बाद जब सोना सबको खाना परोसती है तब गलती से सोना का हाथ उसके दोस्त के हाथ से टच हो जाता है। यह बात विनय नोटिस कर लेता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने सोना से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद जब विनय के दोस्त उसके घर से चले जाते हैं तब विनय सोना से गुस्से में कहता है, इतनी हीरोइन बनकर आने की क्या ज़रूरत थी। बहुत मज़ा आता है ना तुझे टच करने में। सोना विनय से बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह कहती है, विनय प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। लेकिन विनय उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके एक रस्सी से बांध देता है। सोना ने विनय से कहा, विनय प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन विनय ने सोना की एक भी बात नहीं सुनी और उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसे 2-3 लातें भी मार दी, जिससे सोना की चीखें निकल गई। कुछ देर बाद विनय सोना के लिए पानी की बोतल लाता है और उसे पानी पिलाता है। सोना विनय से कहती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। विनय ने कहा, देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुझे मारना, लेकिन क्या करूं, उंगली टेढ़ी करके समझाना पड़ता है तुझे। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू सुधर जा तू। सोना ने कहा, मेरे पास तुम्हारे शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है और प्लीज़ मुझ पर शक करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में जाकर करूँगी। विनय ने हंसते हुए कहा, पुलिस के पास जाएगी तू? क्या कहेगी वहाँ जाकर? उनसे यह कहेगी कि तेरा पति तुझ पर जुल्म करता है, मारता है तुझे। हंसेंगे तुझ पर वो, क्योंकि उनके हिसाब से तू अभी भी मर्द है। तेरी कोई भी नहीं सुनने वाला है, उल्टा तुझे ही अंदर कर देंगे वो। देख मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। देख सब तेरे हाथ में है। अगर तू ढंग से रहेगी ना तो मैं तेरे साथ अच्छे से रहूँगा, लेकिन अगर तू नहीं सुधरी तो मुझे अच्छे से आता है तुझे सुधारना। अगले दिन सुबह वही लड़का जो हमेशा विनय के घर के बाहर घूमता रहता है, वह सोना की साड़ी लेकर उनके दरवाजे पर आता है। विनय उस लड़के को अपने घर के दरवाजे पर देखकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू आज यहाँ तक आ गया है। उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं तो भाभी जी की साड़ी देने आया था। विनय ने उस लड़के से पूछा, ये तेरे पास कहाँ से आई? उस लड़के ने जवाब दिया कि यह तो वहाँ नीचे गिरी हुई थी। विनय सोना को आवाज़ देता है और सोना से पूछता है, ये साड़ी इस लड़के के पास कैसे आई? सोना ने जवाब दिया, ये तो मैंने ऊपर छत पर सुखाई थी। विनय ने गुस्से में सोना से कहा, अच्छा तो तू छत पर सोई थी इसके साथ? उस लड़के ने विनय से कहा, नहीं ऐसा नहीं है। तो विनय ने उस लड़के को चुप कराकर वहाँ से भगा दिया और सोना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। सोना उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वह कहती है, विनय मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन विनय उसकी एक बात नहीं सुनता है और वहाँ पड़ी गर्म चाय सोना के हाथ पर फैला देता है, जिससे सोना का हाथ जल जाता है। सोना बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसी दिन सोना ने सोच लिया था कि अब वह विनय के साथ नहीं रहेगी और वह अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तभी विनय उसे रोककर उससे पूछता है, तू कहाँ जा रही है? सोना ने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी विनय ने कहा, ऐसे कैसे जा सकती है तू यहाँ से? तेरे ऊपर मैंने कितना खर्चा किया है, तेरे लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, कितना सब कुछ किया मैंने तेरे लिए। तेरी ज़िंदगी पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। सोना ने विनय को जवाब देते हुए कहा, तो क्या तुमने मुझे खरीद लिया है? जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुद की मर्ज़ी से किया। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, समझे? विनय ने गुस्से में आकर सोना को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार सोना ने विनय का हाथ पकड़ लिया और खुद को चोट पहुंचने नहीं दी। इस बार सोना ने विनय को कसकर एक चांटा लगाया और विनय से कहने लगी, क्या समझते हो तुमने मुझे खरीद लिया है क्या? अरे प्यार करती थी मैं तुमसे और मैंने सोचा था कि तू भी मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन तुमने मेरी फीलिंग्स कभी समझी ही नहीं। तुमने मुझे हमेशा खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। मैं औरत बनी तो तुम मुझ पर हावी होने लगे और मुझे हर वक्त जताते रहते हो कि यह मर्दों का समाज है और मर्द जैसे चाहे वैसे औरत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तेरी वजह से, तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप बहन तक को छोड़ दिया। तुम सब
मर्द एक जैसे होते हो जो औरत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। घुटन होने लगी है मुझे तुम्हारे साथ रहते रहते। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मैं गलत थी विनय कि मैंने तुझ जैसे घटिया इंसान से शादी की। अरे तुम तो भरोसे के लायक ही नहीं हो। हमारे बीच जो कुछ भी था वह अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अब तुम मुझे यहाँ से जाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते, समझे? यह सब कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। विनय सिर्फ उसे जाता हुआ देखता रहता है। अब विनय बिल्कुल अकेला हो चुका था। सोना वहाँ से जाने के बाद अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करती है। विनय को भी उसके किए की सज़ा उसे मिल चुकी थी, क्योंकि अब वह उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला हो चुका था, क्योंकि उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसके साथ कोई भी नहीं था।